हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अपनी हद क्रॉस ना करो चौधरी फरासत, वरना मुझे सामने वाले की हद को ठिकाने लगाना आता है। चौधरी जहांसेब की पापा चौधरी फरासत अपनी जगह से गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। तुम सरदार हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कहोगे वही सच होगा। ये साजिश है तुम्हारी हमारे खिलाफ। तुम चाहते ही नहीं कि हम तुम्हारे सामने खड़े हों और ऐसा करके तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो। खबरदार, जो एक और बार भी अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया, खुद ही से जुबान खींच लूंगा। चौधरी जहांसेब का गजबनाक अंदाज देखता हुआ वहां पर मौजूद हर कोई लजर रहा था। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। यही सच है, तुम्हारी बहन की जिससे निकाह का ड्रामा रिचा कर मुंह काला कर चुकी है। अब इस गुनाहगार बहन को अभी चौधरी फरासत की बात पूरी भी ना हुई थी कि चौधरी जहांसेब ने उस पर हाथ उठाया कि उसके मुंह पर एक घूंसा लगा। उसके चौथा तबक रोशन हो गए थे। दोनों तरफ से एक दूसरे के आदमी आमने सामने खड़े, एक दूसरे पे बंदूकें ताने। रुक जाओ, बस कर दो। चौधरी परवेज साहब की आवाज पर वो सब रुके थे। वो इस गांव के सबसे बुजुर्ग हस्ती थे और उनका एहतराम पूरा गांव करता था। हम यहाँ पर मसला सुलझाने बैठे हैं, उलझाने नहीं। उसे समझाए मुझ पर हाथ कैसे उठाया उसने। चौधरी फरासत गुस्से से पागल हो रहा था। एसएचओ तो बस खामोश तमाशाई बनना खड़ा था। चौधरी फरासत, तुम खुद की जुबान पर काबू रखो। किसी की बहन बेटी पर उंगली उठाओगे तो अगला चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने उसे खड़ी खड़ी सुनाई कि वो दोबारा बोल ही ना सके। आराम से बैठो सारे, और इस बेचारे का जो अब दुनिया में नहीं रहा है उसका मदा हल करो। चौधरी परवेज ने उसका ध्यान असल मुद्दे की तरफ किया था। सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। उसे या तो पुलिस के हवाले करें या मेरे। चौधरी जहांजेब ने मुठ्ठियां बीचते हुए चौधरी फरासत को घूरते हुए कहा, जज्बात में फैसले नहीं होते, ठंडा रखो। एसएचओ चौधरी परवेज ने मेहरान को पुकारा। जी जी सरकार साईं। वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम्हारी इंक्वायरी क्या कहती है? सरकार साईं, ये सच है कि वो आदमी जो मरा उसकी लाश चौधरी जहांसेब की जमीनों से मिली, लेकिन उस पे इस पे हाथ नहीं डाला जा सकता जबकि सबूत चौधरी फरासत के खिलाफ है। इस बनने वाले का सगा भाई खुद बयान लिखवा चुका है। अब चौधरी फरासत को हमें अरेस्ट करना होगा। एसएचओ ने सारा मामला उनके गोश गुजार सुनाया। वो शख्स भी झूठा है, उसका बयान भी, ये इसके हरीदे के हैं। पैसे के जोर पर और सरदारी के जोर पर ये मुझे दाश देना चाहता है। अब और कोई सूरत नजर नहीं आई तो ये काम कर रहा है। चौधरी फरासत गुस्से से बोलता हुआ उठा था और चौधरी परवेज माहौल को एक बार फिर से गर्म होता हुआ देखकर एसएचओ की जानिब मुड़े। आप इन्हें गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें, फौरन से कहा, जिसका असर भी फौरन हुआ। छोड़ो मुझे, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। चौधरी फरासत गुस्से से पागल हो रहा था। और चौधरी साहब, बराए मेहरबानी कॉर्पोरेट करें, वरना मुझे हथकड़ियां पहनानी पड़ेंगी। मेहरान की बात पर चौधरी का गुस्से से बुरा हाल था। पुलिस एहलकार उसे दोनों तरफ से पकड़ा चुके थे। अपने आदमी को कुछ भी करने से बाज रख। और खुद चौधरी जहांसेब के करीब आया। तुमने ये अच्छा नहीं किया, उसका हमेशा तुमको भुगतना पड़ेगा। तुमने तो अपनी चाल चल दी और अब मेरी बारी है, और अब मेरे वार का इंतजार करो। चौधरी फरासत, कभी भूलना भी नहीं रहना, किसी भूल में ना रहना। वो और चौधरी और होंगे जिसने चूड़ियां पहन रखी होंगी। इस चौधरी को तुम हमेशा से अपने सामने खड़ा पाओगे। चौधरी जहांसेब के बाप पर वो सीह पाक होगा देखता वहां से निकल गया था। उसके जाते ही मुर्तसिम ने बेटे को गले से लगाया। मेरा बेटा मेरा फहर है, चौधरियों का गरूर रोमान है। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे, आमीन। उनने उसे दिल से सदा दी थी, लेकिन वो मुस्कुरा भी ना सका। वजह परी गुल थी, जिसका ताना एक बार फिर से उसे आज सुनने को मिला था। इस बार वो वाकई में ही परी गुल से बास बास करने वाला था। आप कैसे अकेले जा सकते हैं? मिस्टर वजाहत ने डील साइन करने वो दनाती हुई जहां के कैबिन में दाल हुई थी और जहां उसको देखता रह गया था। कल की बात निस्बत आज वो बहुत ही बेहतर हुलिये में देखकर ठटका जरूर, लेकिन उसके लबों से अदा होने वाले लफ्जों पर गौर करता उसके माथे पर अनगिनत बिल्लू का बल जाल बन गया था। आपसे पहले भी कहा था कि तमीज के दायरे में रहकर बात किया करें और बिना नौ के ऑफिस में मत आया करें। जहां काफी संजीदगी और थोड़ा साहती से बोला, आप मुझे मैनर्स मत सिखाएं। जो पूछा उसका जवाब दें। बिना किसी मेकअप के पाक और पाकीज़ा चेहरा जहाँ की हार्ट पीस को मिस कर गया था, लेकिन अगले ही लम्हे वह पर काबू पा गया। अपनी जगह से झटके से उठा और कस्बा के जानब पेशकदमी की। आपको वजह सिकंदर ने ना मिलने का इतना अफसोस क्यों हो रहा है? उसकी आंखों में झांकते वह सख्ती से पूछ बैठा था और कस्बा ने हैरानगी से उसकी पेशकदमी देखी और 2 कदम पीछे हटी। कैसी बात? वो जिंदगी में पहली बार हिकलाई थी। कैसी बात? मुझे तो जहां तक मालूम था औरत अपने ऊपर उठने वाली हर निगाह को जान जाती है कि वो किस तरह की है, लेकिन अफसोस आप उनमें से नहीं है जहाँ का तर्ज स्वभाव मुश्किल ही हजम कर पाई थी। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? साथ लहजे में कहती वो अपनी जगह पर थमी थी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है लड़कियों के मुंह लगने का, और रही बात प्रोजेक्ट की तो वो साइन हो चुका है। मजीद उस पर बहस करने के लिए मेरे पास फजूल वक्त नहीं है जो बर्बाद करो। बी प्रैक्टिकल। इस फाइल को लेकर जाएं और डिजाइन फाइनल करें। अपनी चेयर पर बैठते एक फाइल
टेबल पर पट रही थी और कस्बा ने एक नज़र जहाँ को देखा। उसके ग्रीन नाखों को देती उसे जंगली बिल्ले का खिताब दे चुके थे। आगे बढ़कर फाइल को टेबल से खींच कर उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गए। अगर मुनासिब लगे तो मेरा कोट वापस कर दीजिएगा। आपकी बात लहजा संजीदा लेकिन ग्रीन नाखों में शरारत है। कस्बा ने पलट कर उसको एक गोली से नवाजा, जबकि वो अब लैपटॉप पर नजर जुमाए उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर गया था। वो पाँव पटाती हुई बाहर आई। अपनी सीट पर बैठते हुए उसने जितनी शरीफ गालियां आती थी उसने जहां को नवाजा था। वो उसका कोट लाई थी, उसे बहुत अच्छे से पैक करके। अब उसका जी चाह रहा था कि उसका बेड़ा कर करके जहां के हवाले करे। उसे मिस्टर नदीम अभी बे इंतहा गुस्सा आ रहा था, जो उस जलाद को उस पर मुसल्लत कर गए थे और खुद न जाने कहाँ चले गए थे। हालांकि उनके बेटे भी थे जो बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन इंतहा का जिद्दी और हरदम शफाक बेरहम इंसान था। वो कस्बा के 2 से 3 मुलाकातें हुई थी जो ज्यादा अच्छी तो ना थी लेकिन बुरी बना थी। इन सब बातों के बावजूद मिस्टर नदीम के अपने बेटे से आज तक नहीं बने थे, वरना आज जहां के जगह पर शायद वो होता। कस्बा बस सोचते चले जा रहे थे। फाइल खोली तो इस फाइल में से एक गिफ्ट रैप हुआ दिखाई दिया था। कस्बा के माथे पर बल नमूदार हुए, जिसे जहां ने अंदर बैठे ग्लास पास से देख लिया था। कस्बा ने उसको खोला। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन उसके हाथ में आया था। वो बहुत ही खूबसूरत और नफासत से तैयार करता दिलकश पेन था, जिसे देखकर कस्बा के माथे के बल बहुत बहुत गायब हुए। वाओ! उसके लबू से अदा होने वाले लफ्जों पे दूर बैठे जहां ने अंदाजा लगाया कि सिनफे मुकाबिल को उसका दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया था। क्या ये मिस्टर जहां ने दिया है? उसे सवाल करती वो गड़बड़ाई थी, लेकिन क्यों? वह उलझी। मैं ये गिफ्ट नहीं ला सकती। कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठी और अब उसका रुख जहां के ऑफिस की जानब था। हाय, कैसी हो? ईरम मुबशर के पास जाती उसे मुस्कुराकर बोलती, जिंदा हूँ। आगे से सरा हुआ जवाब आया। अच्छा, मुझे लगा अल्लाह को प्यारे हो गए हो। ईरम ने फिर मजाक उड़ाया था। तुम तो यही चाहती हो ना, ताकि तुम्हारी जान मुझसे छूट जाए। मुबशर आज बहुत ही दुखी था। क्या बात है मुबशर, क्यों तपे हुए हो? ईरम ने जिद होते हुए कहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। मुबशर उसे इग्नोर करता आगे बढ़ गया था, जबकि ईरम अफसोस से सर नफी में हिलाती मुड़े कि सामने ही बरीरा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर भी 12 बजे थे। क्या हुआ? अब तुम क्यों मुंह से जाकर खड़ी हो? ईरम को उसका अंदाज आज कुछ अलग सा लगा था। ईरम, तुम हो क्या चीज? समझती क्या खुद को? बरीरा फट पड़ी थी और ईरम ने नासमझी से उसको देखा। क्या हुआ? क्या कहना चाह रही हो तुम? इतनी अंजाम बनने की जरूरत नहीं है। तुम एक इंतहाई घटिया लड़की हो। फिर लड़की बाप पर अब ईरम को सख्त गुस्सा आया था। ईरम, जुबान संभाल के बात करो बरीरा। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए अब तक लिहाज कर रही हो, वरना वरना क्या? बरीरा ने ईरम की बात काटी। ईरम अफसोस से सर नफी में हिलाती रह गई थी और पलटी। जा कहा नहीं हो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। बरीरा ने उसके बाजू पकड़कर अपनी जाना मरोड़ा कि उसकी हरकत पर कंग सी रह गई थी। ये उसकी दोस्त तो ना थी, ये तो कोई और ही लड़की थी। क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? एक तरह तुमने कहा तुम्हें मुबशर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ तुम उसके साथ मोहब्बत की पिंगे चुरा रही हो। बरीरा के अल्फाज पर ईरम का दिमाग सुन पड़ा था। वो क्या बोले जा रही थी और क्यों? क्या हो गया है बरीरा? कैसी बातें कर रही हो? मैं कब मुबशर में इंटरेस्टेड हूँ? कब कहा मैंने ऐसा? ईरम का लहजा भीगा। अच्छा, फिर किस में हो इंटरेस्टेड? बिलाल में या शहाब है? बरीरा पे दे लफ्जों के तीर चला थी और ईरम उसके लबो लहजे पर तड़प कर आ गए थे। बरीरा, हाथ में रहो अपनी। क्या बकवास की जा रही हो? बकवास? हर लड़का ही तुम्हारी गिन गाड़ रहा है। और हो क्या तुम? है ही क्या तुम में? ना शक्ल ना सूरत। बरीरा का सफेद रंग था, लेकिन उसके नैन नक्श में वो कशिश ना थी जो कि ईरम के गंदमी रंगत में थी। वो बे इंतहा खूबसूरत नैन नक्श रखती थी। उसकी आंखें जहानत से बड़ी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें से बहुत ही पुरकशिश बनाती थी कि सामने वाला खुद बहुत खींचा चलाता था। लेकिन इस सब में ईरम का कोई भी कसूर नहीं था। वह इंतहाई मासूम थी, सबको अपना जैसा समझती थी। ये नहीं चाहती थी कि सामने वाले के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और वो उसके साथ कितना सिंसियर है। इस वक्त भी बरीरा उस पर तपी हुई थी और वजह सिर्फ मुबशर था। वो मुबशर को पसंद करती थी और कल ही उसने ईरम से मुबशर के हवाले से बात की थी, जिस पर ईरम ने उसके लिए खुशी का इजहार किया था। लेकिन जब आज मुबशर के सामने बरीरा ने मोहब्बत का इजहार किया तो उसे ठुकरा गया, और वजह यही बताई कि वो और ईरम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, लिहाजा उससे दूर है। बरीरा के दिल में नफरत की चिंगारी जली थी और अब वो ईरम को बसम कर देना चाहती थी। बलाल उसका कजन था और बातों बातों में उसने भी ये इजहार किया था कि उसे ईरम अच्छी लगती है। और शहाब, वो तो हर वक्त उसके साइड लेता था और बहुत ही मीठी निगाहों से उसको देता था। आज बरीरा ने किसी बात का लिहाज ना किया था और ईरम को बेनुक्ता सुना डाले। मुझे अफसोस रहेगा सारी जिंदगी बरीरा कि मैं तुमसे कभी दोस्ती की थी। ईरम ने आंसू पोंछते अपनी कलाई चढ़वाए। और मुझे गिन ना रही है कि तुम जैसी करेक्टर लेस लड़की मेरी दोस्त है, जिसके एक ही वक्त में 3 बॉयफ्रेंड्स हैं। बरीरा, ईरम का हाथ उठा था, लेकिन भर वक्त खुद को रोक गए और दुख भरी नजर से उसे देखती वहां से गेट की जानब आ गए। एक पल को बरीरा को गिल्टी सा महसूस हुआ कि शायद वो ईरम का दिल दुखा गया, लेकिन अगले ही पल मुबशर की बातें याद करती वो नफरत से सर झटक गई।
चौधरी जहांसेब का गुस्से से मारे बुरा हाल था। इस वक्त वो अपने कमरे में था और रह रहकर चौधरी नफासत और चौधरी फरासत की बातें अपने तन बदन में तीर की तरह पेवस्त होती हुई महसूस हो रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो खुद पर काबू नहीं कर पाया था। जब से आया था अपने कमरे में बंद था, जबकि बाहर सभी उसका यूं कमरे में बंद होना महसूस करते हुए बिल्कुल चुप थे, जैसे ये तूफान से पहले की खामोशी हो। चौधरी मुर्तसिम ने चौधरैन को सब बता दिया था, जिस पर उन्हें पड़ीगुल पे फिर से गुस्सा आया था कि एक उसकी कामकली की वजह से उन्हें उनके सबके सामने एक शर्मिंदगी का सामना कर पड़ा है। उनके नॉन हार पोते चौधरी जहांसेब को सबके सवालों का जवाब दे होना पड़ रहा है, लेकिन वो चाह भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर पड़ीगुल को जरा सा भी खरोच आती तो चौधरी जहांसेब ने पूरा आसमान सर पर उठा लेना था। वो पड़ीगुल से मोहब्बत करता था और उसके लिए उसकी बहन ही उसके लिए सब कुछ थी। वो उसके लिए जान ले भी सकता था और जान दे भी सकता था। इसी एक बातें उनके पैर हाथ बांध रखे थे, वरना वो खुद उसे ऐसी सजाएं देती कि पड़ीगुल की रूह काम जाती है। चौधरैन जी, चौधरी जहांसेब पड़ीगुल को बीबी को अपने कमरे में बुला रहे हैं। मुलाजमा की बात पर सभी दूसरे का चेहरा देखने लगे, जबकि पड़ीगुल जो कब से चुपी बैठी थी डरते हुए बाहर निकली और मरे मरे कदमों से चौधरी जहांसेब के कमरे की जाना बढ़े। दरवाजे का नाप घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। हिम्मत करती हुई अंदर दाल हुई। सामने ही जहांसेब सोफे पर बैठा दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। भाई साहब, वो धीरे से बोलती चौधरी जहांसेब ने उसकी जानब निगाह की थी। क्या कुछ ना था इस गरीन आंखों में। पड़ीगुल की आंखें नम हुई थी और बेएहतियात झुके। यहाँ आओ, धीरे से पुकारा तो वो जो दरवाजे में खड़ी थी अब जहांसेब के बुलाने पर मन मन कदम बारी महसूस हुए थे, लेकिन थूर निकलती हल्क तर्क करती वो आगे बढ़े। टेबल के पास जाती वो रुक गई। नकानामा कहाँ है? ये अब तक पहला सवाल था जो पड़ीगुल से जहांसेब ने पूछा, और इसी बात का पड़ीगुल को डर था। उसने घबराकर भाई को देखा। वो भाई साहब, मेरे पास नहीं, सर झुकाए जवाब दिया। उस शख्स का नाम? अगला सवाल सख्त लहजे में पूछा गया था। जी बरहान। नकाह कब हुआ? पे दर पे सवाल पूछती आज वो वाकई सरदार जहांसेब चौधरी लग रहा था। जी 3 माह पहले। कहाँ? शहर में, गांव से बाहर। आपके बाबे सर झुकाए जवाब आया। वो शख्स कहाँ है? इस सवाल पर पड़ीगुल ने अपनी आंखें साथी से मींच ली थी। कुछ पूछा है पड़ीगुल? वो शख्स कहाँ है? चौधरी जहांसेब अपनी जगह से गुस्से से उठ खड़ा हुआ था और पड़ीगुल घबरा कर 2 कदम पीछे हटी थी। भाई साहब, 1 माह पहले उससे राब्ता टूट गया था। नहीं जानती? वो रोते हुए बोली। क्या कुछ ना था इन ग्रीन आंखों में। पड़ीगुल की आंखें नम हुई थी और बेएहतियात झुके। यहाँ आओ, धीरे से पुकारा तो वो जो दरवाजे में खड़ी थी अब जहांसेब के बुलाने पर मन मन बारी कदम महसूस करिए, लेकिन थूर निकलती हल्क कर करती हुई वो आगे बढ़ी और टेबल के पास जाती वो रुकी थी। नकानामा कहाँ है? ये अब तक का पहला सवाल था जो पड़ीगुल से जहांसेब ने पूछा था, और इसी बात का पड़ीगुल को डर था। उसने घबराकर भाई को देखा। वो भाई साहब, मेरे पास नहीं है, सर झुकाया जवाब दिया। उस शख्स का नाम? अगला सवाल सख्त लहजे में पूछा गया था। जी बरहान। नकाह कब हुआ? बेदबर सवाल पूछते आज वो वाकई सरदार जहांसेब चौधरी लग रहा था। जी 3 माह पहले। कहाँ? शहर में, गांव से बाहर। आपके बाबे सर झुकाया जवाब दिया था। वो शख्स कहाँ है? इस बात पर पड़ीगुल ने अपनी आंखें साथी से मींच ली थी। कुछ पूछा है पड़ीगुल? वो शख्स कहाँ है? चौधरी जहांसेब अपनी जगह से गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। पड़ीगुल घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। भाई साहब, 1 माह पहले उससे राब्ता टूट गया था। नहीं जानती? वो रोते हुए बोले। चौधरी जहांसेब ने बालों में हाथ फेरते हुए अपना इश्तियाल को कंट्रोल करना चाहता। उसका ड्रेस? करे तेवर से पूछा। पड़ीगुल अब बाकायदा रोने लगे थे। नहीं जानती भाई साहब। नफी में सांस लाती वो बस रोए जा रही थी। तुम जानती हो क्या बोला जा रहा है मेरी बहन के बारे में? उसके करीब आता वो उसे डरा रहा था। वो चौधरी जहांसेब की बहन अपना मुंह काला काट के आई है। अब चौधरी जहांसेब उसका गुनाह छुपाने के लिए अपनी सरदारी का सहारा ले रहा है। चौधरी जहांसेब के अल्फाज ने पड़ीगुल के अंदर की दुनिया हिला कर आ दी थी। जहांसेब की आंखें लाल हो रही थी। भाई साहब, तुझे झूठ है, उसने हिचकी ली थी। जानता हूँ मेरी बहन ऐसा कभी नहीं काट सकती, लेकिन कैसे साबित करूंगा? कैसे बताऊंगा सबको? बोलो, जवाब दो। परी, क्यों ऐसा किया? मैंने हमेशा अपनी जान से बढ़कर तुम्हें चाहा और तुमने मेरा सर। भाई साहब, पड़ीगुल ने जहांसेब के हाथ थामे, जबकि एक पल को भी उसकी आंखों से आंसू नहीं थमे थे। मुझे जान से मार डाले, मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे गुनाह हो गया। मैंने मोहब्बत जैसी गुमराही में पड़कर सब खानदान वालों के सर झुका दिए। सर झुकाए हुए बस रोए जा रहे थे। वो शख्स जिसने मुझसे वादे किए, कस्में खाई, हमेशा के लिए साथ निभाने, वो सब झूठ था, मुकर था, फ्रेब था। मैं इस फ्रेब का शिकार हो गई। मुझे अपने हाथों से गला घोंट कर मार डाले। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। वो रोते हुए वो जैसे सब कुछ हारती चली जा रही थी। उसके आंसू चौधरी जहांसेब के दिल पर गिरे थे। जहांसेब ने उसे सीने से लगाया। उसके आंसू पहुंचे। उसकी तस्वीर है? इस एक सवाल पर पड़ीगुल की रोई हुई आंखें ऊपर को उठी। जी मेरे मोबाइल में।
चौधरी जहां सेब को इस एक सवाल ने जितनी खुशी दी थी ये सिर्फ वो ही जानता था। परी गुल अपना मोबाइल लेकर आई और मोबाइल की गैलरी खोली, उसमें से स्क्रॉल करते हुए बुरहान की तस्वीर ढूंढने लगे कि एक तस्वीर पर उसका हाथ रुका था। उस तस्वीर को देते हुए आंसू पोंछते हुए जहां सेब के सामने खड़ गए। तस्वीर को देता हुआ चौधरी जहां सेब एक पल को सन्नाटे में आ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन आया था। मोबाइल परी गुल से लेता वो तस्वीर को देता इस गुमान में था कि शायद उसकी आंखें जो देख रही हैं वो गलत है, लेकिन ये उसका गुमान नहीं हकीकत थी। वो एक नजर परी गुल को देता वहां से बाहर निकलता चला गया था और अब चौधरी जहां सेब आगे क्या करने वाला था सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता था। ईरम रोते हुए यूनिट से बाहर निकल आई थी। वैसे भी अब उसका इरादा वहां मजीद रुकने का था ही नहीं। बिना सोचे समझे वो बस सड़क पर चले जा रही थी। आंसू पहुंचती तो मजीद आने लगते। आज उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसकी किरदार कशी की थी जिससे वो अपनी बहनों की तरह चाहती थी, लेकिन आज ईरम को पता चल गया था कि बहन बहन ही होती है और इस वक्त उसे शिद्दत से कस्बा की याद आई थी। उसके गले से लाकर रोना चाहती थी, खूब आंसू बहाना चाहती थी। वो कस्बा की तरह नहीं थी, उसे अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता था। वो एक डरपोक और सहमी भी लड़की थी, बिल्कुल कस्बा की उल्ट। गहरा सांस खारिज करती हुई जगह पर दरख्त के नीचे जाकर खड़ी बैठी और सड़क पर रवानदुआ ट्रैफिक को देखने लगी। सारी दुनिया मसरूफ थी अपनी जिंदगी में। अफरा तफरी का समा था, कोई किसी की जान मतवज्जो ही ना था, बल्कि किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ था कि वो किसी को देखे या किसी के बारे में कुछ सोचे। अपने गालों से आंसू मोड़ते हुए सर झुका गई थी कि इसी लम्हे सामने जोरदार आवाज आई। उसने सर उठाया तो दग रह गई थी। एक गाड़ी का ट्रक से तसादम हुआ था और हर तरफ धुआं और शोले लपके थे। ईरम डर कर खड़ी हुई थी। देखते ही देखते इन शोलों ने पूरी सड़क को अपनी लपेट में ले लिया था। एक शोर बुलंद हुआ था। सभी अपनी अपनी जान बचाने वाले से भागने लगे थे, लेकिन ईरम के कदम न उठ सके। कुछ ही देर में धुआं हट गया था। वहां का माहौल खौफनाक मंजर देती ईरम के रोंगटे खड़े हो गए थे। या अल्लाह, ईरम का दिल दहल गया था। वो कमजोर दिल लड़की ये ना दे सकी और रूह पलटा कि उसे किसी के कराने की आवाज सुनाई दी तो वो इन्हीं कदमों से मुड़ती हुई उस जानब देखने लगी। शायद गाड़ी में मौजूद जिंदा शख्स मौजूद था। ईरम ईरम में न जाने कहां से इतनी ताकत आजमाई कि वो बात हुई गाड़ी के पास पहुंची। उस गाड़ी की हालत देख कर ईरम का दिल बैठने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए गाड़ी के करीब जाते हुए अंदर झांका। वो कोई बुजुर्ग आदमी था जो इस वक्त गाड़ी में बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसने ईरम को मदद तलब नजरों से देखा। ईरम ने इर्द गिर्द देखा ताकि किसी को मदद के लिए पुकार सके, लेकिन कोई भी मतवज्जो न था और किसी में इतनी हिम्मत ना पड़ती कि जली हुई गाड़ी के करीब जाते। बस ईरम कमजोर दिल वहां पर खड़ी अपने नरम दिल के हाथों मजबूर होती उस शख्स की मदद को पहुंची थी। हेल्प हेल्प वो चिल्लाई थी कि कुछ लोग उसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। उसने सहमी शख्स की तरफ इशारा किया तो वो लोग दूर से ही देखते हुए अफसोस से साह हिलाने लगे, जबकि उनमें से कुछ ने तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देते। ईरम का जी चाहा कि इन सब के मुंह पर ढेर सारे तमाचे मारे जो कि एक इंसान का मौत के मुंह में जाता हुआ देखकर उसकी मदद करने की बजाय वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस वो उनको कुछ भी कहे बिना इस शख्स की जान बढ़ी। गाड़ी का दरवाजा खोलती वो अपना हाल सहमी कर चुके थे, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारी। शायद दूर खड़े दो लोगों को शर्म आ गई थी। उनका जमीन भी जिंदा था। वो आगे बढ़े और ईरम की मदद करते उस शख्स को गाड़ी से बाहर निकाला। प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेकर चले, उनकी सांसें चल रही हैं। ईरम ने उनकी तरफ मिन्नत बड़े लहजे में कहा था, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। प्लीज मदद करें, ये बच जाएंगे। ईरम सबको बताई हुई नजर से देख रहे थे। पुलिस और 112 की गाड़ियां वहां पर पहुंच गए थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही शख्स को स्ट्रेचर पर डाले एम्बुलेंस की जानब लेकर जाया गया था और ईरम भी चाह कभी इस शख्स को अकेला नहीं छोड़ सकती और एम्बुलेंस में बैठी वो भी साथ ही चली गई थी। न जाने कौन सी ऐसी कशिश थी जिसे ईरम ने खींचा था और वो खींचती चली गई थी। मिस किस्वा, क्या बात है, अब यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? जहाँ ने किस्वा को बस स्टैंड पर खड़े हुए देखा तो गाड़ी रोक गया। वो आज ऑफिस में बस आई थी, वो अभी भी बस पे ही थे। शेख साहब की बाइक का मसला हल नहीं हुआ था और ये बात कस्बा को सुबह ही पता चली थी। वो फिर से चाबियां उनको देकर आए थे और अब वापसी पर वो बस उनका इंतजार करती कि जहाँ की गाड़ी को पास उतार देकर ठटकी थे। जाहिर बात है बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का वेट ही किया जाता है ना। तंजिया अंदाज अपनाते जवाब देती वो रुके थे। उसके कबरे लहजे पर जहाँ सबर के कड़वे गोंद पीता हुआ दांत कुछ कुचा कर रह गया था। आए, मैं ड्राइव कर दूंगा। उसकी पेशकश पर कस्बा जी जान से भड़की। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी बस से। नरोठी अंदाज से कहते उसने रूह मोड़ा। मिस कस्बा प्लीज कम। जहां को उसको यूं पर अकेला छोड़कर जाना मुनासिब ना लगा। आज वो कल वाले हुलिये से बिल्कुल हट कर लगे थी। उसकी शाल उसने अपने कांधों पर डाली हुई थी। इस वक्त वो बहुत ही सोबर थी, छुई मुई सी गुड़िया लग गई थी। धूप की तमाशत से कस्बा का सुनहरी चेहरा मजीद दमक रहा था। उसकी डार्क ब्राउन आंखें भी इस वक्त चमक रही थी, जबकि सभी पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। जहाँ की यकबारगी अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाई, वो उसे एक जादूगरनी सी लगी थी जो उसके दिमाग पर हावी हो रही थी और वो ऐसा हरगिज नहीं जाता था। कस्बा को आज
उस पर थोड़ा गुस्सा था, इसलिए उसकी कार में नहीं बैठ रही थी। लेकिन जहाँ के मसला से वहाँ पर गाड़ी खड़ी रखने पर अब लोगों की नजरें उस पर से उठ रही थी। कस्बा लाबीचे गाड़ी के फ्रंट सीट पर एहसान करने वाले अंदाज में बैठी थी। उसके बैठते ही जहान ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था, जबकि दोनों ही खामोश थे। कस्बा उसके जानम चोरनी गांव से देती हुई उसकी गाड़ी को जांचने लगी थी। इतनी अच्छी महंगी गाड़ी थी, उसका मोबाइल, उसकी कलाई पर पहनी हुई घड़ी, सब भी पेशकीमती थे। अचानक कस्बा की नजर घड़ी से उसके हाथ पर जा ठहरी। उसका हाथ बहुत ही खूबसूरत है। उसके हाथ पर उबड़ी हुई नीली रगें कस्बा की एक हार्ट पीस मिस कर गई थी। स्ट्रेनिंग पर रखे हुए उसके हाथ कस्बा को बहुत ही बारीक है। उसकी जानती हुई नजरों का इत्तेकास महसूस करते हुए जहां ने एक नजर उसको देखा तो वो सटपटा कर रुख मोड़ गई थी और बहर देती अब खुद को कंपोज करती जहां को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मजीद जायजा ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है, जहां ने संजीदा अंदाज में कहा, जबकि आंखों में शरारत वाजिया थी। मैं क्यों आपका जायजा लेने लगी? कस्बा ने नाक चढ़ाकर कहा। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, इतनी महंगी गाड़ी 50 लाख। जहां ने उसकी बात काटते हुए गाड़ी की कीमत बताई। कस्बा की आंखें खुली की खुली रह गई। ये मोबाइल 3 लाख का। उसके बोलने पर जहां ने फिर से कीमत बताई। और ये गरीब, ये भी कोई लाखों में ही होगी। कस्बा ने मुंह बनाकर कहा। जहां ने एक नजर इस हसीना को देखा। 4 लाख की ब्रांडेड घड़ी है। लहजा बिल्कुल सादा था। 4 लाख? आंखें फैलाकर उसको देखा, साथ ही उसकी कलाई हाथ में थामे हुए घड़ी को जांचने लगी। उसके हाथ का नरम लम्स पाते ही जहां का दिल अलग लेपा दड़का था। फिर अपनी कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देखा। हैरत है, 4 लाख की ये घड़ी और मेरी पहनी इस आम सी घड़ी सेम वक्त ही बता रही हैं। अपनी नाजुक सी कलाई जहां के सामने की और इस बात पर जहां की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। आपका घर आ गया है मिस कस्बा, जहान ने गाड़ी रोकते हुए कहा था। कस्बा ने अपना बैग संभाला और फाइल भी उठाई। गाड़ी का दरवाजा खोला और बहुत ही बेमरवत है आप। अंदर तो आपने बुलाना नहीं, थैंक यू बोल दे। जहान ने गाड़ी की सीढ़ी के साथ ही टेक लगाते हुए पुरस्कून अंदाज में कहते कस्बा को छेड़ा था। थैंक्स मिस्टर जहान, आज आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आप ना होते तो मैं घर कैसे आती? मैं तो सारा दिन वही बस स्टॉप पर खड़ी रह जाती। कस्बा ने मुस्लिम परेशानी से कहा था। जहां तो उसका ये प्यारा अंदाज देखता दिलो जान से फिदा हुआ था। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फिर से आसमाए थे। थैंक्स अगेन, आपकी बड़ा पत्थर मारने वाले अंदाज में कहती वो